नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। दूरगामी नुकसान करते लुभावने वादे दैनिक जागरण, गरीब बनाता महंगा इलाज, बहिष्कार की राजनीति राशि सहारा, सूखती अमेरिकी नदी हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। दूरगामी नुकसान करते लुभावने वादे दैनिक जागरण, विवेक देवराय आदित्य सिन्हा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सेना परिषद में अपर निजी सचिव अनुसंधान है। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में लोक लुभावनवाद का ही बोलबाला दिख रहा है। कई देशों के अलावा भारतीय राजनीति को भी ये पहलू प्रभावित कर रहा है। सत्ता की चाह में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल बड़े बड़े सजबाग दिखाते हैं। हालांकि सत्ता में आते ही वित्तीय बाधाओं के चलते ये वादे खोखले साबित होते हैं। ऐसे में कोई संदेह नहीं, तात्कालिक लाभ के लिए दूरगामी नुकसान वाले ये वादे वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हैं। शनिवार को नीति आयोग की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर चिंता प्रकट करते हुए राज्य सरकारों से यही कहा कि वे वित्तीय अनुशासन के दायरे में ही जल कल्याण करें। प्रधानमंत्री मोदी या अन्य लोगों की ऐसी चिंता का कारण भी नहीं। राजनीति में मुफ्त उपहारों की ये रेवड़ी संस्कृति धीरे धीरे अपनी पैठ गहरी करती जा रही है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला। वहीं कांग्रेस द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों ने अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न कर दी। मुफ्त बिजली और बस यात्रा जैसे वादे कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुए। यही कारण है कि तमाम लोगों ने अब बिजली के बिल भरना बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस वादे को पूरा करेगी और उन्हें मुफ्त बस यात्रा की सौगात भी मिलेगी। वास्तविकता यही है कि इस लोक लुभावनवाद ने चुनावी वादों और आर्थिक व्यवहार्यता के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी, जिसके सामाजिक कल्याण एवं स्थायित्व पर दूरगामी प्रभाव दिख सकते हैं। लोक लुभावनवाद के मुद्दे पर मंथन के लिए हमें दो बुनियादी पहलुओं की पड़ताल करनी होगी। पहला यही कि आखिर लोक लुभावनवाद है क्या। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह ऐसी रणनीति प्रतीत होती है जिसमें तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति वाले वादों को जनता के बीच व्यापक समर्थन मिलता है। हालांकि आरंभिक स्तर पर लोकप्रियता के बावजूद दीर्घकालिक स्तर पर इनके व्यापक दुष्प्रभाव होते हैं। इससे न केवल अन्य आवश्यक खर्चों के लिए संसाधनों की कमी पड़ती है, बल्कि वित्तीय स्थिति भी बिगड़ती है। दूसरा पहलू यही है कि यदि लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है, तो फिर लोक लुभावनवाद में क्या समस्या है। निसंदेह लोक लुभावनवाद में जनता की इच्छा प्रतिध्वनित होती है और यही लोकतंत्र के मूल अधिकार भी है। लेकिन सवाल यही है कि इनके समीकरणों में मूलभूत समस्याएं हैं। लोक लुभावन प्रवृत्तियों के चलते पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं और उस हिसाब से उसकी पूर्ति नहीं कर पाती हैं, तो जनता का भरोसा घटता है। इन सबसे बढ़कर लोक लुभावन नीतियों से सरकारी खर्चे में भारी बढ़ोतरी होती है, जिससे कुछ तात्कालिक लाभ भले ही मिल जाएं, लेकिन बजटीय घाटे, वित्तीय अस्थिरता और अंततः किसी आर्थिक संकट की आशंका बढ़ जाती है। इससे जुड़ा विमर्श अक्सर सामाजिक विभाजन और ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देता है, तो सामाजिक सद्भाव और एकता की भावना पर आघात करता है। इससे सतत विकास और नियोजन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस कारण कई लचर नीतियां अस्तित्व में आ जाती हैं। भले ही लोक लुभावनवाद को आम आदमी के हितों की पैरवी करने वाला बताया जाता हो, लेकिन ये सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया को उलटकर असमानता एवं अन्याय को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में ये युवा मतदाताओं का दायित्व है कि वे लोक लुभावनवाद के संभावित दुष्प्रभावों को समझते हुए इस पर विराम लगाने के लिए आगे आएं, क्योंकि यह उनके भविष्य का प्रश्न है, जिससे आंतरिक संतुलन को असंतुलित करने का जोखिम है। पंजाब का उदाहरण लें तो इसके बजट की पड़ताल कई चिंतित करने वाले रुझान दर्शाती है। राज्य की जीडीपी के अनुपात में कर संग्रह खर्चे की घटनी बजाने वाला है। इससे केंद्रीय वित्तीय सहायता पर राज्य की निर्भरता बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान में पंजाब पर 3,12,758 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया गया, जिसके अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 3,27,050 करोड़ रुपए के स्तर को पार करने के आसार हैं। ये महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं है, बल्कि आर्थिक आपदा के संकेतक हैं। ऐसे में लोक लुभावन योजनाओं के नकारात्मक दूरगामी पहलुओं को देखते हुए उन्हें लेकर सतर्कतापूर्ण रवैया अपनाना ही उचित है। लोक लुभावनवाद के साथ एक बड़ी चिंता यही है कि इससे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के बीच बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की अंतहीन होड़ शुरू होगी। यह प्रतिस्पर्धी लोक लुभावनवाद समय के साथ चिंता बढ़ाता जाएगा। पेंशन योजना को लेकर मुफ्त बिजली तक इस सिलसिले का कोई विराम नहीं लगेगा। हमारे जैसे विकासशील देश में जहाँ साधन सीमित हैं, वहाँ सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं बेतरतीब होने के बजाय रणनीतिक स्वरूप वाली एवं लक्षित वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाना ही उचित है। अन्यथा संसाधनों के दुरुपयोग की चुनौती उत्पन्न होती है। दिल्ली का ही उदाहरण लें, जहां 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। 4 मंजिला बंगले की स्थिति देखें तो बिजली के 4 अलग अलग कनेक्शन संभव हैं। इससे वहां 1600 यूनिट मुफ्त बिजली की संभावना बनी रहेगी। लोगों को इसकी इतनी आदत लग चुकी है कि जब दिल्ली सरकार ने इसे वैकल्पिक बनाया तो 58 लाख उपभोक्ताओं में से 48 लाख ने सब्सिडी के विकल्प को वरीयता दी। ये उदाहरण हमें हमारी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को समझने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इस दिशा में यह आवश्यक होगा कि सरकारी खर्च संसाधन अब संपन्न लोगों पर न होकर वास्तविक जरूरतमंदों पर होना चाहिए। यह मुद्दा संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने और असमानता को बढ़ने से रोकने से भी जुड़ा है। यह महत्वपूर्ण अंतरों को समझने पर ही हमारे राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है। गरीब बनाता महंगा इलाज जनसत्ता, जयप्रकाश त्रिपाठी। देश में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी ही नहीं होती जा रही, बल्कि मरीजों को गरीब भी बना रही।
लगातार बढ़ता चिकित्सा खर्च हर साल 7% आबादी को गरीबी रेखा के नीचे धकेल रहा है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि अगर भारत के अरबपतियों की पूरी संपत्ति पर 2% की दर से एक मुश्त कर्ज लगा दिया जाए तो उसी राशि से देश में 3 साल तक उपस्थों के लिए 40,424 करोड़ रुपए की जरूरत पूरी की जा सकती है। इसी तरह देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक मुश्त कर्ज लगा देने पर साल भर के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बजट की अच्छी खासी भरपाई हो सकती है। हमारे देश में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बीमा स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र योजना, जननी सुरक्षा योजना, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा योजना, NRHM, फ्लेक्सी पूल, राज्यों में 108 एम्बुलेंस सेवा, इंद्रधनुष टीकाकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता जैसी अनेक आधारभूत व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीय देखभाल कार्यक्रम, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रजनन आदि सरकारी इंतजामात के बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा सालाना औसत 11 लाख नवजात बच्चों की मौतें भारत में हो रही हैं। हर साल 10 लाख नवजात शिशुओं को गंभीर HVV संक्रमण का खतरा रहता है। पैदा होने वाले प्रति 1000 में से औसतन 29 नवजात की मौत हो जाती है। सेव द चिल्ड्रन संस्था के मुताबिक विश्व में नवजात शिशुओं की कुल मौतों में से 29% अकेले भारत में होती हैं। गरीब परिवारों के लिए यह सच कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे अपने बच्चों के इलाज का खर्च उठाने लायक नहीं रह गए हैं। अस्पताल में भर्ती बच्चों पर केंद्रित एक अध्ययन से पता चलता है कि प्रति 100 परिवारों में से 13 को इलाज में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ज़्यादातर परिवार अगली धार के कार्यकर्ता जैसे आशा, आंगनवाड़ी सहायक, नर्स, मिडवाइफ्स की पहुँच से भी वंचित हैं। आयुष्मान भारत योजना के साथ भी पहुँच का सवाल जुड़ा है। बेतहाशा महंगे दवा इलाज ने 23% मरीजों को चिकित्सा से वंचित कर दिया है। 70% लोग अपनी जेब में इलाज करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों, प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों की कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाएं तो पहले से ही चरमराई हुई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी खर्च एक दशक से ऊँट के मुंह में जीरा की तरह सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.30% पर ही टिका हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का हाल यह है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भूटान, श्रीलंका और नेपाल जैसे गरीब देशों का भी सालाना खर्च भारत से ज़्यादा है। देश भर में आबादी 7 गुना बढ़ गई है, पर स्वास्थ्य सेवाएं दोगुनी भी नहीं हो सकी। देश में कुल लगभग 70,000 अस्पतालों में से 60% में तो पर्याप्त बिस्तर तक नहीं है। आनुपातिक तौर पर प्रति 65 मरीज पर मात्र एक बिस्तर की उपलब्धता है। चिकित्सा खर्च इस कदर जेब पर भारी पड़ रहा है कि हर साल कर्ज लेकर संपत्तियां बेचकर इलाज करने वाली 68% आबादी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाती है। 43% कमाई इलाज पर खर्च हो रही है। ऐसे ज़्यादातर मरीज कैंसर, हृदय और मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की न तो फिलहाल 10 करोड़ परिवारों तक पहुंच बन पाई है, न प्राथमिक उपचार के लिए पूर्व घोषित 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र बन सके। एक तो निजी अस्पताल आयुष्मान योजना की तय सरकारी दरों पर इलाज के लिए सहमत नहीं है। दूसरे पर्वतीय प्रदेशों को छोड़कर अन्य राज्य इस योजना के तहत 40% इलाज का खर्च उठाने से कतराते हैं। बंगाल सरकार ने तो आयुष्मान भारत योजना को राज्य की स्वास्थ्य योजना में मिश्रित कर दिया है। नतीजे स्पष्ट हैं कि योजनाएं कागजी होकर रह गई हैं। देश की 1.25 अरब से अधिक आबादी के लिए स्वास्थ्य का मौजूदा ढांचा नितांत अपर्याप्त हो चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर 1990 के बाद से देश में पता नहीं कितने अभियान, कार्यक्रम, नीतियां और निवेश सामने आ चुके हैं। तब भी स्वास्थ्य क्षेत्र में हालात उस जस के तस बने हुए हैं। देश में मानव संसाधनों का पारदर्शी इस्तेमाल न हो पाना भी इस विफलता की एक खास वजह है। अन्य क्षेत्रों की तरह स्वास्थ्य क्षेत्र के संसाधन भी मुट्ठी भर शक्तियों के हाथों में सिमट कर रह गए हैं। किसी ज़माने में चिकित्सक को धरती का भगवान कहा जाता था, पर अब इस पेशे ने नई तकनीकों से लैस होकर बाजार का बाना ओढ़ लिया है। सरकारें और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दें कि गरीबों का निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो सकता है। ऐसे मरीजों के लिए निजी अस्पताल में 10% आरक्षित बिस्तर मुहैया कराने का स्पष्ट प्रावधान है। 2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गरीब मरीजों को आरक्षित बिस्तर उपलब्ध न कराने पर अस्पताल पर भारी जुर्माने का निर्णय दिया था। लगभग एक दशक पहले दिल्ली सरकार भी इस दिशा में पहल कर चुकी। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितियों का आकलन और उसके आधार पर भारत में चिकित्सा व्यवस्थाएं बनाने के लिए सन 1946 में जोसेफ बिलियन भोरे के नेतृत्व में बनाई गई समिति ने प्रति 40,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का सुझाव दिया था। प्रत्येक पीएचसी में 2 डॉक्टर, 1 नर्स, 4 सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, 4 दाइयाँ, 2 स्वच्छता निरीक्षक, 2 स्वास्थ्य सहायक, 1 फार्मासिस्ट और 15 अन्य चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को शामिल करने का सुझाव था। इस प्रस्ताव को 1952 में भारत सरकार ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन सभी सिफारिशें लागू नहीं हो सकी। 1970 के दशक में WHO ने देश में सभी के लिए सेहत लक्ष्य निर्धारित किया था। देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज विकसित हुए, बड़े-बड़े स्वास्थ्य संस्थान बने। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों के अनुकूल विकसित नहीं किया जा सका।
आज एम्स, पीजीआई जैसे बड़े संस्थान उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार 9 वर्ष पहले देश में करीब 9.40 लाख डॉक्टर थे, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 1.5 लाख, उपविभागीय अस्पतालों को 1.1 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 80,000 डॉक्टरों की आवश्यकता थी। उसके बाद के 5 वर्षों में 4 लाख और डॉक्टर चाहिए थे। फिर इस दिशा में आगे क्या हुआ? प्रति 1700 मरीज पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों और नर्सों के बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं। देश में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में हो रही वृद्धि की गति बहुत ही धीमी है। भर्ती प्रक्रियाएं बुरी तरह अवरुद्ध हैं। अन्य देशों की तरह हमारे यहाँ आज भी सभी नागरिकों के लिए कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली नहीं है, जिसका लाभ निजी कंपनियां उठा रही हैं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल में भारी अंतर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन का मुख्य लक्ष्य तो प्रत्येक नागरिक को मुफ्त दवाएं, नैदानिक उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए बीमा उपलब्ध कराना, लेकिन इसकी भी अंतर्गत कथा हाथी के दांत की जैसी है। शहरी और ग्रामीण भारत के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में ही भारी अंतर है। बहिष्कार की राजनीति, राष्ट्रीय सहारा। नीति आयोग की संचालन परिषद की शनिवार को संपन्न 8वीं बैठक का 11 मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया। ये मुख्यमंत्री गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। बैठक में मुख्य रूप से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर विमर्श किया गया और स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए राज्यों और जिलों को दीर्घकालीन दृष्टिकोण पत्र तैयार करना चाहिए। गौरतलब है कि 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। भारत के भाजपा की नीति आयोग की बैठक का पार्टियों नए संसद भवन के बहिष्कार आदि किए जाने के दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मोदी विरोध के नाम पर अपनी ही राज्य के नुकसान पर कटाक्ष करते हुए बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों से कहा कि आखिर आप कहां तक जाओगे। उन्होंने दुख जताया कि सीएसी चुनाव आयोग का पहले ही विरोध कर चुकी इन मुख्यमंत्रियों के उद्घाटन के भी विरोध में है। विपक्ष की पार्टियों के इस लगातार विरोध में रहने से धारणा बन गई है कि विपक्ष विरोध के लिए ही विरोध की राजनीति कर रहा है। यह धारणा विपक्ष के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि मुद्दा ठोस भी हो तो संदेश यही जाता है कि विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है। यही कारण है कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों के इस तर्क में भी आम जन का यकीन नहीं जमेगा कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार संघीय ढांचे का सम्मान नहीं कर रही है, बल्कि संदेश यही जा रहा है कि विपक्ष की आर्थिक महत्व के मुद्दों से ज़्यादा राजनीति करने में रुचि है। दरअसल नीति आयोग का विरोध बेतुका इसलिए लगने लगा है कि नीति आयोग का काम देश को दरपेश आर्थिक मुद्दों पर विमर्श करना है। क्या आर्थिक बेहतरी से जुड़े मुद्दों पर विमर्श के स्थान पर राजनीति करना उचित है? भले ही पक्ष और विपक्ष विकास की राजनीति करने का दम भरते हों, लेकिन विपक्ष का रवैया वाकई खलने वाला ही है, क्योंकि नीति आयोग के सामने ही राज्यों के मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री अपने अपने राज्य का आर्थिक एजेंडा या दृष्टिकोण प्रस्तुत करके धन आवंटन की मांग करते हैं। उसी संस्था के प्रति बेरुखी समझ में आने वाला फैसला नहीं कहा जा सकता। सूखती अमेरिकी नदी हिंदुस्तान। दुनिया के लगभग सभी देशों में नदियां संकट में हैं। आज का बड़ा सवाल है कि उन्हें कैसे बचाया जाएगा। अमेरिका में एक नदी कोलोराडो को बचाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। गत सप्ताह 7 अमेरिकी राज्यों ने आखिरकार फैसला कर लिया कि वे कोलोराडो नदी के पानी को कम से कम प्रयोग करेंगे। इस नदी के पानी का उपयोग अमेरिका और मेक्सिको के लोग करते हैं। कम से कम 4 करोड़ लोगों को यह नदी पानी देती है। जल के अत्यधिक उपयोग, सूखे और जलवायु परिवर्तन के चलते अब यह नदी तेजी से सूख रही है। वैज्ञानिकों ने इस योजना का स्वागत किया है, लेकिन उनका मानना है कि नदी को बचाने के लिए इतना करना ही पर्याप्त नहीं है। नदी को बचाने के लिए स्थायी रूप से समाधान करने की ज़रूरत है। वाकई नदियाँ इस तरह की मुसीबत में हैं कि उनके लिए जो भी फौरी उपाय किए जाएं वैज्ञानिकों को कम ही लगेंगे। जिन 7 राज्यों ने नदी जल के प्रयोग को कम करने का फैसला किया है, क्या वे संयम बनाए रख सकेंगे? क्या नदी से जल का प्रयोग कम करने से नदी की स्थिति सुधरेगी? फिनिक्स में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में एक अर्थशास्त्री कैथरीन ऑरिसन का कहना है कि ताज़ा कदम से मूलभूत समस्याएं नहीं बदलेंगी, लेकिन उससे संकट को कम करने में मदद मिल सकती है। 2300 किलोमीटर लंबी यह नदी रॉक पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती। इससे पहले इस नदी के किनारे यहाँ के आदिवासियों की बसावट थी। नदी के सूखने से यह आबादी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। नदी पर जो खतरा मंडरा रहा है उसकी चिंता काफ़ी पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। विवाद चल रहा था कि इसे संरक्षित करने के लिए अपने पानी के उपयोग में किसे कटौती करनी चाहिए। कैलिफोर्निया, एरिजोना और नेवादा जैसे राज्य इसके पानी का सर्वाधिक उपयोग करते हैं और तीनों ही राज्य नदी जल का प्रयोग कम करने पर सहमत हो गए हैं। बड़ा असर खेती पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारें उन्हें मुआवजा देंगी।
किसानों को अपनी ज़मीन परती रखने के लिए 1.2 अरब डॉलर रखे गए हैं। यह बात और गौर करने की है कि विगत 2 दशक से इस नदी क्षेत्र में सूखे की स्थिति बढ़ रही है। कम से कम 7 सहायक नदियों का पानी कोलोराडो में गिरता है और इन सब की स्थिति भी अच्छी नहीं है। साल 2000 में ही सूखे की स्थिति बनती रही। उसी साल से जल स्तर में लगातार गिरावट आई है। इस नदी पर बड़े बांधों पर भी पानी सूख रहा है और इससे जल विद्युत परियोजनाओं पर भी संकट मंडरा रहा है। लेक मीड और लेक पावेल अभी लगभग 30% भरे हुए हैं, जबकि 2000 में 95% भरे हुए थे। अनुमान लगाया गया कि नदी के बेसिन के ऊपरी हिस्से में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की भी वृद्धि होती है, तो इसके प्रवाह में 9.3% की गिरावट आती है। लगभग हर नदी में प्रवाह घट रहा है। दुनिया के पास अपनी नदी को बचाने की क्या योजनाएं? आज गंगा नदी खतरे में है। कावेरी में बहाव 40% से भी ज़्यादा कम हो गया है। दुनिया की 10 बड़ी नदियों पर खतरा मंडरा रहा है। अब समय आ गया है कि नदियों को बचाने के लिए दुनिया भर में ठोस और स्थायी उपाय किए जाएं। धन्यवाद।